Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 29 सितंबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए है और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम देखेंगे आर्मी में रिलीजियस टीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस में कुलभूषण जाधव केस में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और क्वींस काउंसिल क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से डिसीजंस ओवर द इयर्स दिए हैं। क्रिमिनल लॉ में हमारा टॉपिक होगा एनिमल्स के प्रति जो क्रुएल्टी के मामले सामने आए हैं उनको लेकर क्या कंसर्न्स हैं। एंड लास्टली आज जस्टिस एसएच कपाड़िया का जन्मदिन है तो सिविल लॉज में हम उनके दो जजमेंट्स को देखेंगे, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाला केस और एक वोडाफोन का केस। अब देखिए हमारे देश के सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। वेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात होती है, यानी कि स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन बाय इट्स सिटीजन्स। और इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आर्मी में होने वाली रिलीजियस टीचिंग्स का है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रिलीजियस टीचर्स आर्मी में अपॉइंट किए जाते हैं और उसके पहले इनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में होती है जो कि पुणे में स्थित है और 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब देखिए भारत में ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि ब्रिटिश एरा में भी मिलिट्री चैपलेन्स हुआ करते थे। मतलब कि ये क्रिश्चियन टीचर्स थे और ये ब्रिटिश ट्रूप्स को अकम्पनी करते थे इन देयर वेरियस कैंपेन्स और इसी प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंस के बाद भी आगे बढ़ाया गया है। अब देखिए पहले तो ये होता था कि जो आर्मी की इंडिविजुअल यूनिट्स होती थी वो अपने अपने रिलीजियस टीचर्स को रिक्रूट करती थी, बट आज के समय में ये प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। मतलब कि अब कलेक्टिवली रिलीजियस टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है और उनको देश भर में जहां पर भी आर्मी डिप्लॉयड होती है वहां पर भेजा जाता है। अब रिलीजियस टीचर्स के रिक्रूटमेंट की बात करें तो इनका सिलेक्शन एक सेपरेट प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो इनके केस में अप्लाई नहीं होता और सिलेक्शन के बाद ये लोग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में ट्रेनिंग लेते हैं और आर्मी में इनको जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की तरह इंडक्ट किया जाता है और तभी इनको वेरियस डेजिग्नेशंस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल पंडित्स, मौलवीज, प्रीस्ट एटसेट्रा। अब इनके इंडक्शन के बाद इनको वेरियस आर्मी यूनिट्स के साथ पोस्ट कर दिया जाता है अक्रॉस द कंट्री। अब आईएनआई में रहते हुए इनको वेरियस रिलीजन्स के बारे में ट्रेन किया जाता है और ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजियस टीचर को सिर्फ उसी के रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाए या फिर ट्रेन किया जाए, बल्कि ऐसे टीचर्स को दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी बताया जाता है। अब देखिए ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्मी को रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से जूझना पड़ता है। मतलब कि ऐसे लोगों से लड़ना पड़ता है जो कि रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं फॉर जस्टिफाइंग देयर एक्ट्स। और ऐसी मेंटालिटी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर रिलीजियस टीचर्स के अलावा जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको भी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एवरी रिलीजन, ताकि अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाए तो उसको उसी के आर्गुमेंट्स से साइकोलॉजिकली क्रश करने की कोशिश की जा सके। और देखिए इससे एक और चीज होती है कि हर एक रिलीजन के टीचर और आर्मी पर्सनल अपने आप को एक दूसरे के शूज में रख के देख सकते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी इन द आर्मी एज अ होल। अब देखिए समय के साथ रिलीजियस टीचर्स का जो रोल है आर्मी में वो भी चेंज हो रहा है और अब इन रिलीजियस टीचर्स को बिहेवियरल और सोशल साइंसेज में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए इंडिया में तो इस चीज के काफी कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बट आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा कि जो सैनिक कॉम्बैट सिचुएशन से वापस आते हैं उनको पीटीएसडी की प्रॉब्लम हो जाती है। पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इसी को मद्देनजर रखते हुए रिलीजियस टीचर्स को बिहेवियरल साइंसेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें उन इंडिविजुअल सोल्जर्स को जिनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है फॉर डीलिंग विद साइकोलॉजिकल इश्यूज। और कॉम्बैट स्ट्रेस के लिए रिलीजियस टीचर्स ग्रुप काउंसलिंग, लेक्चर, सरमन्स एटसेट्रा कंडक्ट करते हैं अपनी यूनिट्स में। अब देखिए कॉम्बैट के अलावा
जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है सोल्जर्स के साथ वो होम सिकनेस का होता है, यानी कि बहुत लंबे लंबे समय तक वो लोग अपने घरों से और फैमिलीज से दूर रहते हैं और ऐसे में रिलीजियस टीचर्स इनके साथ बातचीत करते हैं और जो वेरियस फेस्टिवल्स हैं उनको भी मनाते हैं ताकि आर्मी पर्सनल्स मोटिवेटेड रहें और उनका मोराल हाई रहे। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से भारत ने हाल ही में अपने कॉमनवेल्थ स्टेटस को इन्वोक करते हुए क्वींस काउंसिल अपॉइंट करने की बात की है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है फॉर अपॉइंटिंग क्वींस काउंसिल एंड इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर ट्रायल। सवाल बनता है कि क्वींस काउंसिल क्या होता है। तो देखिए, क्वींस काउंसिल इज अ बैरिस्टर और एडवोकेट। अब देखिए, बैरिस्टर, एडवोकेट, लॉयर, सॉलिसिटर, अटॉर्नी, इन सब टर्म्स का क्या मतलब होता है ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वापस आते हैं क्वींस काउंसिल पे। तो ये ऐसे एडवोकेट होते हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम के क्राउन को रिप्रेजेंट करते हैं इन वेरियस कोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड और इनके लिए रिकमेंडेशंस लॉर्ड चांसलर के द्वारा भेजी जाती है। लॉर्ड चांसलर क्वीन के अंडर में आते हैं, बट सिंस क्वीन इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट तो लॉर्ड चांसलर भी एक नॉमिनल पोजीशन है और ये प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। क्वींस काउंसिल को हम हर मैजेस्टीज काउंसिल भी कहते हैं। अब देखिए, ये एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स होता है जो कि डिफरेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब कि वो कंट्रीज जो किसी समय पर ब्रिटेन के कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट थीं। अब ये चीज काफी ऑब्वियस है कि जब ब्रिटेन में फीमेल क्राउन होता है तो इनको हम क्वींस काउंसिल कहते हैं, बट जब क्राउन किसी मेल के पास होता है तो इस ग्रुप को हम किंग्स काउंसिल कहते हैं। अब जैसे इंडिया में सीनियर एडवोकेट्स का गाउन जजेस के गाउन की तरह होता है, वैसे ही क्वींस काउंसिल को भी प्रिविलेज दिया जाता है फॉर वियरिंग सिल्क गाउन्स जिनका डिजाइन स्पेशल होता है। और इसीलिए जब क्वींस काउंसिल का अपॉइंटमेंट होता है तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिल्क अपॉइंटमेंट्स। अब यूनाइटेड किंगडम में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जो कि बार के मेंबर हैं उनको हम बैरिस्टर्स कहते हैं। एंड फॉर बीइंग अ क्वींस काउंसिल आपको एटलीस्ट 10 साल तक एज अ बैरिस्टर या फिर स्कॉटिश एडवोकेट काम करना होगा। 2019 में एडवोकेट दीपेन सबरवाल को क्वींस काउंसिल में अपॉइंट किया गया था, जबकि इसी साल जनवरी में हरीश साल्वे जी के अपॉइंटमेंट की घोषणा हुई थी बाय द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हरीश साल्वे जी के बारे में बात करें तो इन्होंने भारत को हैदराबाद निजाम फंड्स केस में रिप्रेजेंट किया था इन अ कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये केस भी भारत और पाकिस्तान के बीच में 35 मिलियन पाउंड्स का डिस्प्यूट था विच बिलोंग्ड टू 7th निजाम ऑफ हैदराबाद। इसके अलावा कुलभूषण जाधव के केस में इन्होंने ही भारत को रिप्रेजेंट किया था एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए, कुछ समय पहले पॉलिटी में हमने इलेक्शन कैंडिडेट्स के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे पब्लिसाइज किया जाएगा इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन डिसीजंस की बात करेंगे जिनमें डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर स्टेप्स लिए गए हैं। अब हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी हाई कोर्ट्स से बोला है कि आप स्पेशल बेंचेस बनाइए विद चीफ जस्टिस एज इट्स हेड, जिसमें आप पेंडिंग क्रिमिनल केसेस सुनिए विच आर अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर लेजिस्लेटर्स। अब देखिए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में जो एमपीज या फिर एमएलएज होते थे वो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते थे मोस्टली बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो कि इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। और यहाँ पर इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से स्टे मिल जाता था। कुल मिला के जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट में चल रही होती थीं, उनको हाई कोर्ट कुछ समय के लिए रोक देता था और इसी वजह से केसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और फ्रेमिंग ऑफ क्रिमिनल चार्जेस के स्टेज पर ही काफी सारे केसेस अटके हुए थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट खुद ही स्पेशल बेंचेस बनाए फॉर डीलिंग विद सच केसेस। अब देखिए, इस विषय में जो सबसे पहला केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था उसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये सन 2002 का जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था
कि जो भी कैंडिडेट्स हैं इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, उन सब लोगों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करने होंगे और साथ ही साथ जो भी उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी। कुल मिलाके आज जो हम चीजें देखते हैं कि कैंडिडेट्स को एफिडेविट सबमिट करनी पड़ती है व्हाइल फाइलिंग देयर नॉमिनेशन पेपर्स, उसका ओरिजिन इसी केस में है। इसके बाद आता है 2013 का लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। अब देखिए, इस प्रोविजन के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता जिसको सजा मिल चुकी हो किसी भी क्रिमिनल केस में। लेकिन होता क्या था कि क्रिमिनल केसेस जुडिशियल प्रोसेस में ही फंस के रह जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया बट जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसने हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे इंटरिम स्टे लगा दिया या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे ये पता चले कि फाइनल कन्विक्शन नहीं हुआ है। उन्हीं सब चीजों का सहारा लेकर जो इलेक्शन कैंडिडेट्स थे वो सेक्शन 8 को जंप करने में सफल हो जाते थे। बट इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 के अंतर्गत इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन से जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी कैंडिडेट्स को, उसको खत्म कर दिया। कुल मिलाके सेक्शन 8 में ही ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि इमीडिएटली किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज कन्विक्शन। मतलब आपको जुडिशियल प्रोसेस के लिए भी रुकना पड़ेगा, डिसीजन की फाइनलिटी के लिए भी रुकना पड़ेगा, एटसेट्रा। तो इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया इस केस में। अब हाल ही में लखनऊ में एक महिला को अरेस्ट किया गया था जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स बहुत सारे छोटे छोटे पपीज को अपनी कार में एबडक्ट करके उनको मार पीट के वापस से रोड पे छोड़ देती थीं। अब लोकल मीडिया की माने तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स द वुमेन वाज हैविंग सोशियोपैथिक टेंडेंसीज। अब देखिए, पॉपुलर कल्चर में हमने साइकोपैथ और सोशियोपैथिक किलर्स के बारे में काफी सारी मूवीज, बुक्स और सीरीज देख रखी हैं। हाउएवर, ये भी बात सही है कि ऐसे जो मेंटली इल क्रिमिनल्स होते हैं इनकी क्रूएल टेंडेंसीज बचपन में ही पता लग जाती हैं जब वो छोटे एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी करते हैं। अब ये तो बात रही प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, बट एनिमल क्रुएल्टी के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि बाकी सारी स्पीशीज की तरह अभी भी हम बहुत सारी स्पीशीज पे डिपेंडेंट हैं फॉर आवर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि अगर दुनिया में कैट्स एक्सटिंक्ट हो जाएं तो फार्म रैट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं इंक्लूडिंग व्हीट एंड राइस वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और दुनिया में एक प्रोलॉन्ग्ड फेमाइन आ सकता है। क्योंकि देखिए, आज के समय की एडवांस साइंस में भी रोडेंट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी तरीका इजाद नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि रोडेंट्स आर वर्स्ट कैरियर्स ऑफ डिजीजेस। पिछले कुछ समय में हमने भारत में काफी सारे केसेस देखे हैं जहां पर एनिमल्स के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज, एसिड अटैक्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रुएल्टी की जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जिसको कि हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी के लिए जानते हैं, उसी के तहत एनिमल्स के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज की भी सजा का प्रावधान दिया गया है। और इस सेक्शन में एनिमल्स के खिलाफ किए गए सेक्सुअल अब्यूज को बेस्टैलिटी कहा जाता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एनिमल क्रुएल्टी के लिए हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है जिसमें एनिमल्स के खिलाफ वायलेंस करने पर सिर्फ 50 रुपए का फाइन है। दिक्कत इस बात की भी है कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम नहीं है एंड एक्सेप्ट सम पार्लियामेंटेरियंस लाइक मनेका गांधी, बहुत ज्यादा लोग एनिमल इश्यूज को पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया कैंपेन्स और ऑनलाइन पिटीशंस का कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलता। मैक्स टू मैक्स ये होता है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस अपनी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल्स लाते हैं और आपको भी पता है कि भारत में प्राइवेट मेंबर बिल का जो क्लियरेंस रेट है वो ना के बराबर है। अब देखिए, जो पीसीए एक्ट है उसी में 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो सेक्शन 11 के अंतर्गत सारे ही ऑफेंसेस को मेंशन कर दिया गया है और उनके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा गया है। मतलब कि मान लीजिए ए ने अपने ओल्ड एज डॉग को अबैंडन कर दिया या फिर उसको रोड पे छोड़ दिया तो उनको भी वही सजा मिलेगी जो कि बी को मिलेगी जिन्होंने अपने पेट को मार डाला।
मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसके तहत ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने जैसा ऑफेंस किया है उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता और लगभग सारे ऑफेंसेस के लिए सेम पनिशमेंट होती है। और दिक्कत इस बात की भी है कि मोस्ट ऑफ दिस ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि बिना मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन के पुलिस ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अंडर पीसीए एक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एनिमल राइट्स के बारे में केयर करते हैं तो एफआईआर करने से पहले आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि पुलिस आपको सीरियसली लेगी या फिर नहीं, तो इसके पीछे भी इस एक्ट के प्रोविजंस की ही गलती है। अब आप सोच के देखिए कि जो पुलिस रेप जैसे संगीन आरोपों को भी संज्ञान में लेने से मना कर देती है, वो पुलिस पीसीए के अंतर्गत किसी ऑफेंस का संज्ञान क्यों लेगी, जबकि उसको पता है कि द ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। बात करें जस्टिस एसएच कपाड़िया की, तो इनका पूरा नाम सरोज होमी कपाड़िया है और इनका जन्म 29 सितंबर 1947 को हुआ था। ही सर्व्ड एज 38th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके कार्यकाल में हमको दो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलते हैं। पहला है सीवीसी का केस, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के द्वारा 3 मार्च 2011 को दिया गया था। इस बेंच के हेड तत्कालीन चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया थे और उस समय पर गवर्नमेंट ने पीजे थॉमस को चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया था और इनकी अपॉइंटमेंट कमेटी में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज शामिल थे। इसमें से सुषमा स्वराज का डिसेंटिंग ओपिनियन था एंड लेटर ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीजे थॉमस के अपॉइंटमेंट को क्वैश कर दिया। कुल मिलाके इनका जो अपॉइंटमेंट था वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पीजे थॉमस के ऊपर एक एफआईआर दर्ज थी, लेकिन सरकार के जो मेंबर्स थे अपॉइंटिंग कमेटी में, उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया था एंड दे वेंट अहेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ पीजे थॉमस एज सीबीसी। इसके बाद वोडाफोन केस का जजमेंट भी इन्हीं के समय पर आया था। इस केस को अगर समरीली हम देखें तो वोडाफोन इंडियन मार्केट में 2007 में आई थी थ्रू वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज इन नेदरलैंड्स। अभी जो वोडाफोन नेदरलैंड्स थी, इन्होंने हचिसन एसआर के शेयर्स को खरीद लिया विच वर प्रीवियसली ओन्ड बाय हचिसन टेलीकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड और ये ट्रांजैक्शन केमन आइलैंड्स में कंडक्ट किया गया था। केमन आइलैंड्स एक टैक्स हेवन माना जाता है जो कि मॉरिशस में स्थित है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन का जो ओवरऑल इफेक्ट हुआ वो ये था कि वोडाफोन ने हचिसन एसआर के 67% शेयर्स खरीद लिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हचिसन एसआर एक जॉइंट वेंचर था जिसमें एसआर इंडियन कंपनी थी और हचिसन एक हांगकांग बेस्ड कंपनी थी। तो हचिसन के जो शेयर्स थे वो वोडाफोन ने खरीद लिए थे और इसके लिए वोडाफोन ने हचिसन को $11.2 बिलियन दिए थे। अब देखिए इस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या भारत की इनकम टैक्स अथॉरिटीज उन ट्रांजैक्शंस पे अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है जो ट्रांजैक्शंस देश के बाहर हुए हों बिटवीन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जजमेंट दिया कि भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे ट्रांजैक्शंस में टैक्स इम्पोज करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड को मानने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से हचिसन इंडिया जो कि पार्ट थी हचिसन एसआर जॉइंट वेंचर की, वो एक भारतीय कंपनी थी और अगर वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट को रेट्रोएक्टिवली अमेंड कर दिया ताकि आगे से कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हों तो कंपनीज टैक्स को अवॉइड करने के लिए टैक्स हेवंस का उपयोग ना कर पाएं। एंड अकॉर्डिंगली वोडाफोन वाज चार्ज्ड ₹20,000 करोड़ एज टैक्स एंड फाइन्स, जो कि $3.3 बिलियन के इक्विवेलेंट है। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए तो 11 बिलियन का ट्रांजैक्शन था और 3.3 बिलियन उनके ऊपर टैक्स और फाइन्स लग गए। हाउएवर प्रेजेंटली वोडाफोन ने इस फाइन को भरने से मना कर दिया है एंड द मैटर इज इफेक्टिवली सब जुडिस। तो ये था हमारा एनालिसिस आज के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन सारे टॉपिक्स में से अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे और भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।